रखीम, यकीन आप खैरियत से होंगे। और वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। ठीक है जी। अब इट्स ए कंट्री फॉर मी, ये मेरा मुल्क है या ये मुल्क मेरे लिए है। यूनिट 5 हमने शुरू करना है और इसकी ट्रांसलेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी है। लेकिन ये यूनिट जब ख़त्म होगा तो स्टूडेंट्स क्या इस काबिल हो जाएंगे या इस काबिल हो जाएंगे कि पैसेजेस को एनालाइज कर सकें, टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, थीम को आइडेंटिफाई कर सकें, जनरल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, की आइडियाज या सेंट्रल थाट को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, या जनरल सब्जेक्ट के बारे में क्या स्टेटमेंट वो दे सकते हैं। ठीक है, या सपोर्टिंग डिटेल्स उनको पता चल सके, आइडेंटिफाई कर सकें, शनाख्त कर सकें और समझ सकें कि जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनका क्या फंक्शन है, जो कोहेरेंस और कोहियन को गुफ्तगू के लेवल पर जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, हम मांगी कोहेरेंस और कोहियन होता है। कोहेरेंस होता है आइडिया लेवल पे कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट आइडिया लेवल, और कोहियन होता है कनेक्शन एट सेंटेंस लेवल। ठीक है जी, तो ये होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ कोई इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं पढ़ते हुए, और शार्ट क्वेश्चन के आंसर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सादा कुछ नताइज जो है वो निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, कंटेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए, सियाक को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट के, और कोई प्रायर नॉलेज, अपना पहली बार नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दरमियान कोई फर्क जान सकते हैं कि जो वाज़ेह तौर पर बयान किया गया और जो मतलब बात कहने का जो है वो मतलब समझाने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को इंटरपर्सनल, एकेडमिक, वर्क प्लेस सिचुएशन के लिए, जिसमें फिगरेटिव, आइडियोमेटिक और टेक्निकल वोकैबुलरी शामिल होती है। और ए एंड दा वगैरह का इस्तेमाल उसको करना सीखें जहां एप्लीकेबल हो स्पीच में या राइटिंग में। ठीक है, अब देखते हैं जी। इट्स अ कंट्री फॉर मी, ये मुल्क, ये मेरे लिए मुल्क है जी। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं। पेज नंबर आपका बनता है 48 से। ठीक है, वो 47 नंबर पेज था, ये 48 नंबर पेज है। इसको मैं ऐसे यूं कर देता हूं आपके लिए जरा छोटा थोड़ा सा, ताकि पूरा पेज नजर आए। ठीक है, अब आपने पेज नंबर 48 अपनी किताब पे खोल लेना है और मैं इसकी रीडिंग करके बताता हूँ। पैट्रिशिया डेमुथ ने लिखा है, it was 11:15 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up, "Joel, come and feed Lamby, will you?" She usually fed the orphaned lamb, but tonight she had come home late from a meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. रात के 11:15 थे जब जोएल बिस्तर पर पड़ रहा था कि इसकी वालिदा ने इसको पुकारते हुए सुना, "जोएल, आओ और भेड़ के यतीम बच्चे को खिलाओ पिलाओ। क्या तुम इसे पिलाओगे?" वो आमतौर पर भेड़ के यतीम बच्चे को खिलाती पिलाती थी, लेकिन आज वो इज्तिमा से देर से घर पहुंची थी और अच्छे कपड़े पहने हुए बाड़े में नहीं जाना चाहती थी। The family dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside, a pair of overalls pulled over his pajamas, the laces of his boots dangling loose. "Hey, Jess," he greeted her, ruffling the dog's thick fur with one hand as they looped together to the barn. In his other hand, he carried Lamby's milk replacement in a soda pop bottle, capped by a black nipple. अपने पजामा के ऊपर ओवरऑल का एक जोड़ा घसीटते हुए, अपने ढीले लटके हुए तस्मों के साथ जब जोएल बाहर आया तो खानदानी कुत्ते जेसिका ने दहलीज से छलांग लगाई। जो ही वो लंबे लंबे डग भरते हुए इकट्ठे बाड़े की तरफ बढ़े, इसने एक हाथ से कुत्ते की घनी पश्म को दरम बरम करते हुए, "ओहो जस," इसने इसे खुशामदीद कहा। वो अपने दूसरे हाथ में भेड़ के यतीम बच्चे का खाना उठाए हुए था, दूध का बदल एक सोडा पॉप की बोतल में एक स्याह निपल का ढकना देते हुए।
The March air was cold and the yard light caught the mist of Joel and Jessica's breaths. A dim crescent moon hung low over the east hayfield. Otherwise, the night was black. मार्च की हवा ठंडी थी और सैम की रोशनी ने जोएल और जेसिका की सांसों की धुंध को गिरफ्त में ले लिया था। नचर की सूखी घास के खेत पर एक मध्यम सा नया चांद नीचे लटक रहा था, वरना रात तारीख थी। Here Landy called Joel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. Her mother had died giving birth to her a week before. बड़ा जहां भेड़ें सर्दियों में रखी जाती थी की तरफ का दरवाजा खोलते हुए जोएल पुकारा, भेड़ के यतीम बच्चे यहाँ। भेड़ का बच्चा घास के अपने गर्म बिछोने से उछला और 30 सेकंडों में बोतल चूस ली। एक हफ्ता पहले इसे जन्म देते हुए इसकी मां फौत हो गई थी। This may have been Joel's 33,000th trip to the barn. Since he goes in and out of barn at least 10 times a day, Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. He surely spends more working hours in them. He knows how to care for the animals they shelter as well as he knows how to care for himself. Farming is Joel's world. जब से वो रोजाना कम से कम 10 दफा बाड़ों में आता जाता है, हो सकता है जोएल के बाड़े की 33,000वीं सियात हो। जोएल इन खेतों की इमारत को खुद अपने सोने के कमरे से ज्यादा अच्छी तरह जानता था। यकीनन वो अपने जागने के औकात ज्यादातर इनमें गुजारता है। जिन जानवरों को उन्होंने पनाह दी वो जानता है कि इनका कैसे ख्याल रखना है और वो ये भी जानता है अपनी हिफाजत कैसे करनी। एथी या जोएल की दुनिया है, ठीक है जी। फार्मिंग इज खेती बाड़ी जो है वो जोएल की दुनिया है। Joel Harland has lived on this 245-acre farm since he was born. 13 years ago, it is the farm of his ancestors. He lives in house because in the house that his great grandfather built. The land he helps his father and brothers. Farm is brothers. यहाँ तक जो है वो आपका पेज नंबर 48 खत्म हो जाता है। आगे 49 नंबर पेज खोल दें। Farm is land that his great grandfather James Harland bought in 1860. Joel Harland इस 245 एकड़ के खेत पर इस वक्त से रह रहा था जब 13 साल पहले वो पैदा हुआ था। ये इसके आबा अजदाद का खेत है। वो इस घर में रहता है जो इसके परदादा ने तामीर किया। वो जमीन जिसमें वो अपने वालिद और भाइयों की खेती बाड़ी करने में मदद करता है, वो जमीन जो इसके परदादा जेम्स हालैंड ने 1860 में खरीदी थी। अब अगर आ जाता जी नेक्स्ट पेज 49 नंबर पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। James was an Irish immigrant. He drove a team of horses to plough the land and make it ready for corn. Now, 5 generations later, Joel ploughs the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. The rich black soil has been pampered by Harlands for over 120 years. Farming, it is Joel's heritage. जेम्स आरिश का नौबाब था। जमीन में हल चलाने और इसे अनाज के लिए तैयार करने के लिए इसने 2 से ज्यादा घोड़ों को एक साथ जोत कर हाँका। अब 5 नस्लों के बाद जोएल इसी जमीन पर एक ट्रैक्टर से हल चलाता है जो 120 घोड़ों की ताकत रखता है। जरखेज से मिट्टी के साथ हालैंड खानदान ने 120 सालों से ज्यादा मोहब्बत भरा और मुतासर किया है। खेती बाड़ी जोएल का विरसा है, ठीक है। The Harland farm is near Scales Mound, a tiny town of 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. The land there is hilly, rolling in great waves. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. Harland खानदान का खेत Scales Mound, इलिनॉइस इशमाल मगरब के कोने में ज्यादा करीब इकट्ठे रह रहे हैं। 400 लोगों के एक नन्हे से कस्बे के करीब है। वहां बड़ी बड़ी लहरों में लुढ़कती हुई जमीन पहाड़ी है। दरअसल ठीक चंद मील रियासत का बुलंद तरीन मकाम है। जोएल अटेंड्स पब्लिक स्कूल्स इन स्केल माउंट इन अ स्प्लिट लेवल brick building with 235 other grade school and high school pupils.
About half the students are farmers. This year, Joel will graduate from 18th grade and begin 9th, but his class will not get larger except for 3 foster children who came and left. Joel has been with the same 19 kids since first grade. I know every kid in practically the whole school. He says some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. जेल्स के अल्माउंट में फटी हुई हमवार ईंटों वाली इमारत में दूसरे दर्जों के 235 और हाई स्कूल के शागिर्दों के साथ पब्लिक स्कूल में हाजिर होता है। तकरीबन आधे तालिब इल्म के साथ हैं। इस साल जोएल 8वीं दर्जा पास करेगा और नामा शुरू करेगा, लेकिन इनकी जमात बड़ी नहीं होगी। 3 रजाई या मुंह बोले बच्चों के सिवा जो आए और चले गए। जोएल पहले दर्जे ही से इन्हें 19 बच्चों के साथ रह रहा है। वो कहता है, मैं अमली तौर पर सारे स्कूल के हर एक बच्चे को जानता हूँ। टेलीविजन पर स्कूल में इन लोगों में से कुछ को इनकी अपनी जमात में भी नहीं जानते। Joel is a good student, though reluctant to discuss it. Yeah, I guess I pull mostly as some bees. In national testing, Joel secured an overall 99%, meaning that only 1% of the students secured higher. His studies are typical of any 8th graders in the United States. We are doing percent in mathematics. English, forget it. In history, we are up to FDR. In sciences, we do experiments like taking this chemical HCl and blowing up pieces of chalk. जोएल अगरचे इस तबसरा करने के पर रजामंद है जो एक अच्छा तालिब इल्म है। हाँ, मेरा अंदाजा है कि मैं ज़्यादातर ए और कुछ बी लेता हूँ। तो मैं आजमाइश में जोएल ने मजमूई तौर पर 99% नंबर हासिल किए। मतलब ये कि सिर्फ 1% तलबा ने ज़्यादा नंबर हासिल किया। रियासत हाय मुत्तहिदा में इसके मुतालियात किसी भी मिसाली 8वीं दर्जे के से हैं। रियादी में हम फीसद कर रहे हैं, अंग्रेजी इसे भूल जाओ। तारीख में हम पर फ्रैंकलिन डेनिसवेल तक हैं। ठीक है, साइंस में हम इस केमिकल HCl को लेकर और चाक के टुकड़ों को उड़ाने तक के तजुर्बे करते हैं। But when the school bus drops Joel off and he runs up the quarter-mile lane to his farmhouse, slips out of his sneakers and pulls on his boots, then his life is no longer typical of an average teenager. His footgear is the clue. Joel wears boots every day, no matter what the lesson is. That's because he does chores every night after school and for several hours on weekends. The chores are boot work, hard, heavy and sometimes dirty. लेकिन जब स्कूल की बस जोएल को उतारती है और खेत में वाक़या घर की 1/4 मील पगडंडी पर दौड़ता है, अपने कैनवस के बाहर फिसल आया और अपने बूट पहन लेता है। इसका फुटगियर इशारा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा भी हो, जोएल रोजाना बूट पहनता है। ऐसा इसलिए कि वो हर रात स्कूल के बाद और हफ्ते के आखिरी दिनों में कई घंटे रोजमर्रा के छोटे छोटे घरेलू काम करता है। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम बूटों के काम में सख्त, भारी और बावकात गंदे। The daily chores that Joel does help are to run the farm and to support. और सपोर्ट के बाद आपका पेज नंबर 50 शुरू होता है। पेज नंबर 50 ओपन करें। The family, Joel is support the family. Joel is a teenager, but he does the work of an adult. Unlike most families where the parents alone make the money, farm families work together. Each child's labors not only important but important to the family's well-being. It's essential. रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जोएल करता है। वो खेत को चलाने में मदद और कुंबे को सहारा देने में मदद करता है। जोएल 13-14 साल का है, मगर वो एक बालिग काम करता है। अक्सर खानदानों की तरह नहीं, जहाँ सिर्फ वालिदैन रुपया कमाते हैं। खेतों वाले खानदान मिलकर काम करते हैं। हर बच्चे की मशक्कत खानदान की खुशहाली के लिए अहम है, ये लाजमी है। आगे चलते हैं जी। The Highlands operate a self-sufficient farm typical of many in the Corn Belt. They raise livestock, cattle and a few sheep in each herd. They keep some females to replenish the stock. The rest of the animals are sold for slaughter and land on American stables as beef and lamb
The Highlands grow virtually all the food their animals need, corn, oats and hay. They sell the surplus, though most of their money comes from selling the animals themselves. हालन खानदान एक खुद कफील खेत का काम करने वाला है। कान बेल्ट में बहुत बरसों में अपनी नौयत का है। वो माल मवेशी, गाय, भैंस और चंद भेड़ों की नस्ल बढ़ाते हैं। माल मवेशियों की नस्ल बढ़ाने के लिए हर एक रेवड़ में वो कुछ मादा रखते हैं। बाकी जानवरों को ज़िबा करने के लिए भेज दिया जाता है और अमेरिका के दस्तरखानों पर गाय के गोश्त और बकरे के गोश्त के तौर पर आप मौजूद होते हैं। हालैंड खानदान तकरीबन वो तमाम खुराक जिसकी इनके जानवरों की जरूरत होती है उगाता है। अनाज, जई और सूखी हुई घास वो फालतू को फरोख्त कर देते हैं, अगरचे इनका ज्यादातर सरमाया खुद जानवरों को बेचने से आता है। टू रन अ फार्म लाइक दिस, farmers have to have many skills. They have to be machine operators driving immense and powerful vehicles. They have to be mechanics repairing them, husbandmen, raising livestock, veterinarians, tending them when sick, agriculturists, growing food on a large scale, and business people managing, like Joel's father, a farm operation worth nearly $1 million. इस तरह का एक खेत चलाने के लिए किसानों की बहुत सी महारतें हासिल होनी चाहिए। इन्हें मशीन चलाने वाला, बहुत बड़ी और ताकतवर गाड़ियां चलाने वाला बनना पड़ता है। इनकी मरम्मत के लिए इन्हें मैकेनिक यानी मिस्त्री बनना होगा। माल मवेशी की अफजाइश नस्ल के लिए इनका अख्तियार, जब बीमार हो तो इनकी देखभाल के लिए मवेशियों की मालिज, वसी पैमाने पर खुराक लगाने के लिए माहिरीन, ज़राअत और कारोबारी लोग जोएल के बाप की तरह एक खेत का इंतजाम करते हैं जो तकरीबन $10 लाख की मालियत का है। As Joel works on the farm, he is all these workers, yet he is a boy still, and like an apprentice, continues to learn new skills. Joel takes his learning seriously because his goal is to become a farmer. He is extremely alert and watchful like a cat. जब जोएल खेत पर काम करता है वो ये सारे कारिंदे होता है, ताहम अभी वो एक लड़का है और एक नो अमोज कारिंदे की तरह नई महारतें सीखता रहता है। जोएल अपने सीखने को बड़ी संजीदगी से लेता है क्योंकि इसकी मंजिल मकसूद एक किसान बनना है। वो एक बिल्ली की तरह बेहद चौकस और निगहबान है। Even when not actively involved in a chore, Joel can readily answer any question about what is going on. He listens as his dad counsels a seed customer in the kitchen, as his brother Terry consults a vet about recent deaths in his hog herd, as his older brothers discuss soil planning while they mend a fence. Knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind. एक छोटे मोटे काम में जब अमली तौर पर मुलव्वस ना भी हो, जोएल फौरन ही क्या हो रहा होता है कि मतलब जवाब दे सकता है। वो तवज्जो से सुनता है जब इसका बाप बौटीखाने में बीज के एक खरीदार को मशवरा देता है, जब इसका भाई टेरी सुअरों के रेवड़ में हालिया अमवात के बारे में एक सनोतरी से मशवरा करता है, जब इसके बड़े जमीन की मंसूबाबंदी पर तबादला ख्याल करते हैं, जब वो एक बाढ़ को मरम्मत करते हैं। मालूम होता है इल्म मुसलसल टिपक रहा है कभी जोएल के दिमाग में बहते हुए। Joel is the youngest of the Ed and Betty Holland's 6 children. Only he and his brother Marty, 16 still, live at home. 2 other brothers, Bill and Terry, come home each day to eat meals with the family. Bill and Terry rent neighboring farms. Each has his own livestock herd, but they farm their land collectively with their father. Ed और बेटी हालैंड के 6 बच्चों में से जोएल सबसे छोटा है। सिर्फ वो और इसका 16 साल भाई मार्टी अब भी घर पर रहते हैं। दूसरे 2 भाई बिल और टेरी टुम्बे के साथ खाना खाने के लिए हर रोज घर आते हैं। बिल और टेरी ने भी खेत किराए पर लिए हुए हैं। हर एक का माल मवेशियों का अपना रेवड़ है, लेकिन वो अपने बाप के साथ मजमूई तौर पर जमीन काश्त करते हैं। 2 other children, Kevin and Kathy, do not live at home this year. यहाँ तक जी आगे नेक्स्ट पेज आपका शुरू होता है जी, पेज नंबर 51। Kevin, 22. I will graduate from college in Chicago. He will be the 4th college graduate among the Holland children. We insist they all go to the college and get a taste of what it's like off the farm, says Betty. Then if they want to come back to farming, that's fine. दूसरे 2 बच्चे केविन और कैथी घर पर नहीं रहते। इस साल 22 साल केविन शिकागो में कॉलेज से डिग्री हासिल करने के लिए हालैंड के बच्चों में
से वो चौथा कॉलेज का ग्रेजुएट होगा। हम इसरार करते हैं कि वो सब कॉलेज जाएं और खेत से परे। ये कैसा है, इसका एक जायका ले। बेटी कहता है तब अगर वो खेती बाड़ी की तरफ वापस आ जाना चाहें वो बहुत उम्दा बात है। Kathy 24 is the oldest child and the only daughter. She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Dubuque, Iowa. But like her brothers, she grew up farming and she still misses it. Kathy called this May during her final exams and said, I'd give anything to be bluffing instead. 24 साल की थी, सबसे बड़ा बच्चा है और अकलौती लड़की है। वो अब एक रोमन कैथोलिक राहिबा है। डब्यू आइवा में इसे डिग्री क्लास में मुताला कर रही है, लेकिन अपने भाइयों की तरह वो खेती बाड़ी में पल कर जवान हुई है। वो अब भी इसकी कमी बुरी तरह महसूस करती है। इसमें अपने फाइनल इम्तिहानात के दौरान कैथी ने टेलीफोन किया और कहा मैं खेती बाड़ी करने के लिए कुछ भी इसकी जगह कर दूंगी। As the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he is wanted. One night, he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the reward of farming. सबसे छोटा होने की हैसियत से बादों का जोएल के खेती बाड़ी के उस्ताद इससे ज्यादा होते हैं जितनों की इसे जरूरत होती है। एक रात वो बच्ची खाने की मेज पर बैठा है, अपने वालिद और भाइयों को खेती बाड़ी के इनामात के मुतालिक बातें करते हुए सुन रहा था। It's good independent life, said Bill. You are your own boss. I won't know, said Joel. Grinning, I've got bosses who? Asked his dad. Joel pointed to each one around the table. They all laughed. ये एक अच्छी खुद मुख्तार जिंदगी है, बिल ने कहा। तुम खुद अपने आका होते हो, मैं नहीं जानना चाहूंगा। जोएल ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, मेरे आका हैं कौन? इसके वालिद ने पूछा। जोएल ने मेज के इर्द गिर्द हर एक की तरफ इशारा किया। वो सब हंस पड़े। Joel used to be largely at somebody's side, watching and listening and lending a hand or going on the run for a tractor or forgotten tool. He took the occasional bossing he got in stride. Now he is so busy with his own work that he is no longer available to be everybody's gopher. वो आपसे देखने और तवज्जो से सुनने मदद करने के लिए जार्ड दौड़कर ट्रैक्टर या भूला हुआ औजार लाने के लिए जो ज्यादातर किसी एक की तरफ होता था। कभी कभार अकायद इख्तियार कर लेता था जो डग भरने में इसलाह हासिल होती थी। अब वो खुद अपने काम में इतना मसरूफ है कि वो हर एक का कारिंदा बनने के लिए बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm, says Betty. He uses his youthful energy indiscriminately. On one summer day, he jumped 15 fences, drove farm machinery 25 miles and fed 320 animals, opened and closed 8 gates, walked and ran about 8 miles, jumped on and off the tractor 26 times, lifted 900 pounds of grain, shoveled 4,000 pounds, ate about 2,600 calories. अगर जोएल को बयान करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक लफ्ज होता तो ये जोश होता। बेटी कहता है वो जो अपनी जवानी की तवानाई को बिला तमीज इस्तेमाल करता है। मौसम गर्मा के एक दिन में इसने 15 बाड़े खेत की 25 मील चलाई, खेत की मशीनरी 25 मील चलाई, 320 जानवरों को खुराक दी और 8 बड़े दरवाजे खोले और बंद किए। तकरीबन 8 मील चला और दौड़ा और तकरीबन 25 मरतबा छलांग लगाकर ट्रैक्टर पर चढ़ा और उतरा और 900 पाउंड अनाज उठाया और 4000 पाउंड मिट्टी बेलचे से उल्टी पलटी। तकरीबन 2600 कैलोरी खाया पिया। On weekends and during the summer, Joel walks outdoors anywhere from 8 to 15 hours a day. The only time he minds it is during early spring. Then the snow melts and the rain often pours down daily, turning the farmyard into a swamp. Mud sucks at his boots, making walking itself a tedious chore. More than the brother, though, Joel hates the ugliness. When it rains, everything seems so awful. हफ्ते के आखिरी दिनों और गर्मियों के दौरान जोएल घर से बाहर किसी जगह भी 8 से 15 घंटे काम करता है। सिर्फ मौसम बहार के शुरू के दौरान का वक्त वो इसका बुरा मनाता है। तब बर्फ पिघलती है और अक्सर खेत के सहन को दलदल में बदलते हुए रोजाना बारिश बरसती है। खुद पैदल चलने के को एक नागवार काम बनाते हुए इसके बूट कीचड़ चूस लेते हैं। अगरचे जोएल भाई से ज्यादा बदसूरती से नफरत करता है।
जब बारिश होती है तो हर एक चीज इतनी दहशतनाक मालूम होती है। अब आ जाता है जी आपका पेज नंबर 52, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एनर्जी। इसको चेंज करें पेज को। Regardless of how much energy his work consumes, Joel has plenty left over for sports. He hunts deer and traps wildlife in the fall, and snowmobiles in the winter. Spring brings softball and basketball games, and the summer provides weather for water skiing and fishing. Nearly all his favorite sports are played outdoors. इस बात की परवाह किए बगैर इसके काम में कितनी तवानाई सर्फ होती है। वो हिरन का शिकार करता है, आबशार में जंगली जानवरों को बसा लेता है और सर्दियों में बर्फ गाड़ी चलाता है। मौसम बाहर सॉफ्टबॉल और बास्केटबॉल के खेल लाता है और मौसम गर्मा पानी पर फिसलने और माहीगीरी का मौसम लाता है और इसके तकरीबन सारे पसंदीदा खेल घर से बाहर खेले जाते हैं। If he had to live in the city for a year, Joel says he would mostly miss the land. I'd miss seeing things grow, the change of seasons. In fact, if Joel could choose any place in the world to live, he guesses he would live right here. It would have to be a country. After living out here, I don't think I'd ever want to be in the city. You just don't have the freedom or the responsibilities. I'm not saying a city kid doesn't have responsibilities, but you don't work as family the way you do on a farm. It's just have to be a country for me. अगर इसे 1 साल शहर में रहना पड़े तो जोएल कहता है कि वो ज्यादातर जमीन की कमी बुरी तरह महसूस करेगा। मैं चीजों को फैलते फूलते देखने की कमी बुरी तरह महसूस करूंगा। मौसमों का बदलना दर हकीकत अगर जोएल दुनिया में रहने के लिए अगर कोई जगह का इंतखाब कर सकता तो वो क्यास करता था कि वो ठीक यहाँ रहेगा, ये देहाती इलाका होना होगा। यहाँ रहने के लिए बाद में ख्याल नहीं करता कि मैं कभी शहर में रहना पसंद करूंगा तो मैं ठीक आज़ादी नहीं होती या जिम्मेदारियां। मैं नहीं कह रहा कि एक शहरी बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं होती, मगर तुम एक कुंबे की तरह काम नहीं करते जैसे तुम एक खेत पर करते हो। मैं बस एक अपने लिए देहाती इलाका चाहूंगा। ठीक है जी, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज। और इसके साथ ही इसको खत्म करते हैं और इसके फिर क्वेश्चन आंसर और बाकी ग्रामर एक्सरसाइज बाद में डिस्कस करेंगे।